हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। आज हम आरआरबी जीपीओ के स्ट्रेटजी के बारे में समझने वाले हैं। ओके, सो इज़ आईबीपीएस आरआरबी जीपीओ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंकिंग एग्जाम्स लाइक आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ क्लर्क? डू वी नीड टू फॉलो एनी अदर स्पेशल स्ट्रेटजी टू क्लियर दिस एग्ज़ाम? What is the minimum mark do we need to finally get selection in IBPS RRB GPO? So, अगर ये सारे सवाल आपके अंदर भी हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवाल के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। टॉपिक विच वर आस्क्ड इन क्वेश्चन में जो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किन टॉपिक से होते हैं। बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे इस पर भी, ठीक है। विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट फर्स्ट, कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए ताकि आपको प्रेशर कम रहे और फर्दर आप और क्वेश्चंस को बूस्ट कर सकें, आपको ज़्यादा टाइम मिले क्वेश्चन अटेंड करने को। कहाँ से पढ़ाई करें, ये भी बहुत बड़ा सवाल था, ग्रुप्स में पूछा जा रहा था ये काफ़ी सवाल। व्हाट टू स्टडी, और जो बिगनर्स हैं उनको शुरू के 15 दिन में कैसे शुरुआत करनी चाहिए ताकि वो बूस्टअप हो सकें और तेज़ और जल्दी पढ़ाई करें और अच्छी एक फ्लो उनका मेंटेन हो जाए। और एक चीज़ और बता दूं कि करेक्ट सीक्वेंस होना क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है एग्ज़ाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्टली डिस्कस करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट प्रैक्टिस है डेली, आप वो कहाँ से पा सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। नाउ आप चाहें तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। IBPS RRB स्केल 2 ग्रुप है हमारा, जिसमें 3000 के ऑलमोस्ट करीब बच्चे हैं जो 17, 18, 19 एंड 20 में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। वहाँ वो भी आपको मिल जाएंगे। 2017 से ये ग्रुप चल रहा है, यहाँ काफ़ी डिस्कशंस होते हैं। कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और रिगार्डिंग स्केल 2 के कुछ भी पूछिए। आई होप आपकी प्रॉब्लम और आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। प्रेप टास्क को आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हर तरह की PDF और स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं हम। नाउ ये नोटिफिकेशन है कैलेंडर का ये एक स्क्रीनशॉट है, आप देख रहे होंगे। 25 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, क्लियर। 25 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, ये चीज़ आपको माइंड में अपने सेट रखनी है और ये डेडलाइन मान के चलना है और इसी तरह से इसी के हिसाब से आपको अपनी प्रैक्टिस या अपनी प्रिपरेशन करनी है। नाउ आप देख रहे होंगे यहाँ पर 47.35 रिजर्व्ड का अनरिजर्व्ड का कैटेगरी का जो है वो कट ऑफ गया है। ये फाइनल कट ऑफ है आपकी इस साल की, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ है इस साल की, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि हमें इसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमें कितना लाना है, ठीक है। अच्छा, EWS का एक चीज़ आपको बता दूं, EWS का जो कट ऑफ है वो बहुत सॉलिड फ्लक्चुएशन रहा है EWS के कट ऑफ में। पिछली बार 35 गया था EWS का कट ऑफ और इस बार आप देख सकते हैं 43 गया है। तो ऐसा मत समझिएगा EWS वाले कि हमने EWS भर दिया है तो हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तो और या बहुत कम जाएंगे कट ऑफ। EWS में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं क्योंकि EWS का कुछ पता नहीं है, ठीक है, कि EWS में क्या आने वाला है, मतलब कितना फ्लक्चुएशन होगा ये पता नहीं है। नाउ और चीज़ें देख लेते हैं आप। OBC के कैंडिडेट्स का 44.48 है, 36.42 है एंड 38.65 है। दीज आर वेरियस कैटेगरीज कट ऑफ, लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ देख के चलें तो आपके सारे कट ऑफ्स क्लियर हो सकते हैं। नाउ 47.35 आगे देखेंगे, एक रिदम देखेंगे कि कैसे जो है वो कट ऑफ बढ़ रहा है, घट रहा है, जिससे कि आपको अंदाज़ा मिलेगा कि इस साल आने वाले साल में क्या हो सकता है। नाउ ये देखिए, ये ईयर 2018 का कट ऑफ है जिसमें रिटन कट ऑफ गई है 61, ठीक है, और फाइनल कट ऑफ गई है नियर अबाउट 50 यानी कि 49.95, ठीक है। 2019 में आप देखिए 64 देख रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा। नाउ 2020 में आप देख रहे हैं 65 हुआ, थोड़ा सा बढ़ा।
इस तरह अगर आप फाइनल कट ऑफ देखें तो 49.95, उसके बाद थोड़ा सा घटा यानी कि 47 और नाउ 47। आपको क्या दिख रहा है कि फाइनल कट ऑफ नियर अबाउट 47 के आसपास रहती है, यानी कि अगर आप फाइनल कट ऑफ में 50 के आसपास आ जाते हैं तो आपका फाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका 100 में है, ये आपका 200 में है, ठीक है ना। नो अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे कि अगर आपका 70 आ जाए तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। लेकिन क्या 70 आ जाए तो कट ऑफ तो निकल जाएगा, लेकिन क्या आप फाइनली सेलेक्टेड हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। 70 अगर आता है कट ऑफ तो आप देखिए इसका 2/5 कीजिए, ठीक है, तो 28 नंबर आएंगे, और प्लस अगर आप नॉर्मल एक 10 नंबर मांगें तो ये हो जाएंगे 38, ठीक है। अगर आपके इंटरव्यू में 10 आते हैं, 12 आते हैं तो नियर अबाउट 38-40 पहुंचेंगे। तो कैसे निकलेगा कट ऑफ? इसलिए आपको जो रिटन में जो नंबर चाहिए वो आपको नियर अबाउट चाहिए, कम से कम आपको जो रिटन नंबर आने चाहिए वो आपके 100 या 110 के आसपास, ठीक है ना। ये आपके मिनिमम नंबर होने चाहिए, इससे ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100 या 110 तो मान के चलिए 110 आनी चाहिए। इस बार वालों के लिए तो 110 होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना होगा कि 110 आपकी आए, जिसके कारण आप रिटर्न अगर 110 आता है तो आप समझिए कि इंटरव्यू में अगर नॉर्मल पास आउट मार्क्स भी ले आते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नाउ आगे देखते हैं, ये आपका पैटर्न है जो पैटर्न पूछा जाता है, यानी कि रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं बिगनर्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि जो देते आ रहे हैं उन्हें तो काफ़ी प्रैक्टिस है, उन्हें तो काफ़ी पता है, लेकिन फिर भी ये बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं, और क्वांट के 40 क्वेश्चंस आते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। रेस्ट ऑफ देम के सबके 40 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अलग अलग मार्क्स के होते हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स रीजनिंग और क्वांट के होते हैं। नौ कंप्यूटर के भी 40 मार्क्स आते हैं, लेकिन सबसे कम वेटेज होता है, 20 मार्क्स मिलते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये आपका एक पैटर्न है, जिस पैटर्न को आप देख करके समझ सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को तय कर सकते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं वीक स्टूडेंट्स की, यानी कि मैथ में जिनका वीक है, ठीक है, दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, जिनका क्वांट वीक है, ठीक है, और एक जिनका क्वांट स्ट्रांग है, ठीक है। इस तरह के खास करके स्टूडेंट्स मिलते हैं कि किसी का क्वांट वीक होता है और किसी का क्वांट स्ट्रांग होता है। तो अगर उनकी स्ट्रेटजी की बात करें तो जिनका क्वांट वीक होता है उन्हें लास्ट में क्वांट अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, और जिनका क्वांट स्ट्रांग होता है उन्हें पहले क्वांट अटैम्प्ट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्वांट अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, जिनका क्वांट वीक है वो अगर क्वांट पहले स्टार्ट कर दिया, उन्होंने क्वांट अगर पहले सॉल्व कर लिया, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब वो सॉल्व करने बैठेंगे तो एक तो टाइम का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा, प्लस जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो आप पर हावी हो जाएगा, और आगे के फर्दर क्वेश्चंस में आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो क्वांट के जिनका स्ट्रांग है उनके लिए ये फ़ायदा है कि अगर क्वेश्चन हार्ड भी आता है तो उन्हें समझ में आएगा, और उसके हिसाब से वो अपना टैकल कर लेंगे कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वहाँ वो देख करके समझ जाएंगे और बहुत ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। भाई जिनका स्ट्रांग है उनकी तो बात ही अलग है, उनके लिए तो ये थोड़ा सा ईजी पार्ट हो जाता है। नाउ अब बात आती है कि देखिए, क्वांट वालों की तो बात हो गई, ठीक है। जिनका क्वांट वीक है, पहले हम उनके बारे में पूरी डिटेल की बात कर लेते हैं। जिनका क्वांट जो है वो थोड़ा सा वीक है। नाउ जिनका क्वांट वीक है, देखिए बहुत अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, पूरी वीडियो तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, और आगे तक एंड तक आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। नाउ जिनका क्वांट वीक है वो पहले तो आपको मैंने बताया कि उन्हें क्वांट पहले नहीं अटैम्प्ट करना है, उन्हें रीजनिंग, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश कहें, जो वो सेलेक्ट करना चाहें, क्वांट या फाइनेंशियल अवेयरनेस। नाउ देखिए, मैंने जो स्ट्रेटजी यूज़ की थी, मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस पहले यूज़ किया था, ठीक है। देन फिर क्योंकि मेरा भी ऑब्वियसली क्वांट बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक ठाक है, मॉडरेट लेवल का है, बहुत वीक भी नहीं है लेकिन बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। नो तो फाइनेंशियल अवेयरनेस मैंने सबसे पहले अटैम्प्ट किया था। देन कहने का मतलब क्या, मैंने जो स्ट्रेटजी यूज़ की वो हिंदी, फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर, इन तीनों को मिला करके सबसे पहले अटैम्प्ट किया, और सबसे पहले ये सब
अलग कर लिया, देन फिर रीजनिंग एंड देन फिर क्वांट। नाउ मेरी रीजनिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैं चाहता तो रीजनिंग भी पहले अटेम्प्ट कर सकता था, लेकिन मैंने ये स्ट्रेटजी का यूज़ किया। नाउ इस स्ट्रेटजी में क्या फ़ायदा हुआ, देखिए मैंने जो स्टडी यूज़ की उसमें हिंदी, कंप्यूटर को मिनिमम आप भी कोशिश कीजिए कंप्यूटर को 10 मिनट मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा अगर आपको टाइम देना है कंप्यूटर को तो 10 मिनट में आपको कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल अवेयरनेस को 13 मिनट से ज़्यादा आप कोशिश करें ना दें, शुरू में आपको 15 मिनट जाएंगे, लेकिन 13 मिनट से ज़्यादा इसको ना दें, ठीक है। देन फिर आती है हिंदी की बात। हिंदी में आपको अभी का जो हिंदी का जो टफनेस लेवल है उसको अगर देखें तो आपके 30 मिनट्स लग सकते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कीजिए। मेरा ये 20 मिनट्स में हो जाता था, तो आप इसको 20 मिनट तक लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हिंदी 30 मिनट्स में शुरू में अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, देन फिर उसे 20 मिनट्स में उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो सारा समय है यानी कि 10, 20 और 1 मिनट 10, 20 मिनट ये, 10 मिनट ये, 30 और 30 10 40 43 मिनट, यानी कि टोटल आपका जो है वो 43 मिनट्स लगे और आपके सारे क्वेश्चंस इधर के हो गए। और देन रेस्ट ऑफ द मिनट्स जो है वो आप क्वांट पे और रीजनिंग पे बड़े आराम से दे सकते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट, अगर हम 120 मिनट में से 40 मिनट्स निकाल देते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे 80 मिनट्स के आसपास, या हम कहें कि आपके 78 मिनट्स के आसपास आपके बचे। तो बहुत आराम से आप क्वांट में, जिनका क्वांट वीक है उसमें आप क्वांट में 40 मिनट्स दे सकते हैं, ठीक है, और 38 मिनट्स जो है वो इसमें रीजनिंग में दे सकते हैं। तो आराम से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं आप, जिसमें आप अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन लोगों की जिनका क्वांट वीक है, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आ रही होगी। नाउ अब बात कर लेते हैं जिनका क्वांट स्ट्रॉन्ग है। जिनका क्वांट स्ट्रॉन्ग है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो मोस्ट प्रॉब्ली 20 मिनट्स में, या आप कहें कि 25 मिनट्स में क्वांट्स को सॉल्व कर दें, ठीक है। क्वांट्स उनके लिए इजी होगा तो 20 मिनट्स में वो सॉल्व कर लेंगे। नाउ उसके बाद रीजनिंग की बारी आती है। रीजनिंग में भी वो 25 मिनट्स से इससे ज़्यादा नहीं दें, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनके लिए बहुत अच्छे होंगे और जाहिर सी बात है उनके लिए कम एफर्ट लगने वाला है। तो सारा खेल यहाँ का है। अगर वो गलत जगह से शुरू करेंगे तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा। सपोज़ कीजिए उन्होंने क्वांट बाद में शुरू किया, तो फिर अगर उन्होंने वो एक काम और ये कर सकते हैं कि अगर वो इंग्लिश, कंप्यूटर और फाइनेंशियल अवेयरनेस, देखिए इंग्लिश कंप्यूटर या हिंदी कंप्यूटर फाइनेंशियल अवेयरनेस, अगर इन तीनों को आप नियर अबाउट 45 मिनट्स में ख़त्म कर लेते हैं तो फिर आप जा सकते हैं आराम से क्वांट एंड देन फिर रीजनिंग कर सकते हैं। लेकिन क्वांट चूँकि उनका एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है, अगर वो पहले अटेम्प्ट करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि उन्हें बूस्ट एनर्जी, मतलब एक तरह से कहें कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है कि उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और एक मॉरल हाई होता है, तो जिसके कारण उनके आगे के सॉल्व करने के चांसेस जो होते हैं और जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसके कारण उनके बेटरमेंट होने का, पेपर का अच्छा जाने का पूरा चांस होता है। आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको और कोई स्ट्रेटजी जाननी है कि मेरा कुछ और दूसरा पार्ट वीक है, यानी कि रीजनिंग वीक है या इंग्लिश वीक है या फाइनेंशियल अवेयरनेस वीक है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली बना दूंगा। नाउ आगे चलते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया, अप्रोच तो ज़रूर समझ में आ गई होगी कि किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ दूसरी बात करते हैं कि टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। आज हम पहले क्वांट देखते हैं। चलिए, कौन से टॉपिक्स होते हैं क्वांट्स में जो आपको आपके क्वेश्चंस में या वेटेज के हिसाब से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ये ग्रुप में भी ये क्वेरी आई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए खास करके मैं बता रहा हूँ। सारी क्वेरीज में नोट डाउन होती रहती हैं और देन फिर एक वीडियो आपके सामने आ जाता है। तो देखिए जो क्वांट में है, क्वांट में क्या है, सबसे पहले तो डीआई आती है। डीआई आपकी मोस्ट प्रॉब्ली 4 सेट या 3 सेट मिल जाएंगे आपको, जिसके 5-5 क्वेश्चन ईच होते हैं, ठीक है। यानी कि 20 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है सीरीज़ में मोस्ट प्रॉब्ली आपको रॉन्ग सीरीज़ देखने को मिलेगा, कभी कभी मिसिंग सीरीज़ आ जाता है। अगर पैटर्न को इजी बनाना है तो वो मिसिंग सीरीज़ देते हैं, और अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है, यानी कि कहें तो कि थोड़ा सा टफ बनाना है या कहें मॉडरेट लेवल का भी बनाना है, तो वो सीरीज़ में रॉन्ग सीरीज़ देते हैं। ये 5 क्वेश्चन आते हैं। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कभी कभी 3 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम ये 5 क्वेश्चन आते हैं।
उसके बाद आपका अर्थमेटिक सेक्शन आता है जो 10 से 12 क्वेश्चन आपके लेता है। नो DI, देखिए अब जिनका क्वांट वीक है उनको क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ है, अरिथमेटिक तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर वो DI पर ज़्यादा जोर देते हैं तो 20 क्वेश्चंस तो यहीं कवर हो जाते हैं। देन फिर आता है 10 क्वेश्चंस और, यानी कि 30 क्वेश्चंस तो उनके आराम से बन सकते हैं अगर वो प्रॉपर प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसमें ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है वो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा सॉल्व करने में, या मैं कहूँ कि 3 मिनट से भी कम मिनट लगता है इसको सॉल्व करने में। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है इसके लिए। मैं, अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इसके लिए मैं एक अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन प्लीज़ उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, देन फिर मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आप विद इन 3 मिनट्स सारे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नाउ सीरीज़ की अगर हम बात करें तो डेली प्रैक्टिस करनी होगी आपको। जो क्वांट में वीक हैं उनकी बात कर रहे हैं कि 3 चीज़ें तो उन्हें डेली प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। DI उन्हें 2 DI कम से कम, ठीक है, 2 DI उन्हें कम से कम सॉल्व करना होगा पर डे, ठीक है। कम से कम 5 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें रॉन्ग सीरीज़ के पर डे लगाने होंगे। नाउ ये सिर्फ जिनके वीक हैं उनके लिए नहीं, जिनके मैथ स्ट्रॉन्ग है उनके लिए भी सजेशन है मेरा। 2 DI पर डे लगाएं, 5 क्वेश्चंस जो है वो सीरीज़ के पर डे लगाएं, एंड देन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 क्वेश्चंस जहाँ से मिले जैसे मिले उसे सॉल्व कर लें। तो ये चीज़ें तो आपको, यानी कि अगर मैं कहूँ आपको डेली करना क्या चाहिए, जो बिगनर है उनके लिए तो खास कर की ये एडवाइस है मेरी कि वो ये काम ज़रूर करें, ठीक है ना। नाउ अभी तक मैंने आपको ये बताया कि 2 DI, ओके, फिर एक सेट या हम कहें कि 5 क्वेश्चन आपके सीरीज़ के और 5 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आपको डेली सॉल्व करनी है, तो आपके हो गए ये 20 क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं करना है आपको, बस 20 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं। तो आप ये देखेंगे आप में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। DI हो गया 5 क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, DI एक ही पैटर्न का आपको सॉल्व नहीं करना है, कभी टेबल ले लिया, कभी आपने जो है वो पाई चार्ट ले लिया, ठीक है। तो डिफरेंट आपको कभी बार ग्राफ ले लिया, तो डिफरेंट जो टेबल जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसको आपको सॉल्व करते रहना है। तो आप देखेंगे कि अगर आपकी ये 3 में प्रैक्टिस हो जाती है तो मोस्ट आपके कवर यहीं से हो गए, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको पूरी स्ट्रेटजी मिलेगी। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो 100% चांस है कि आप सेलेक्ट होंगे, ओके। नाउ अरिथमेटिक में क्या करना है आपको, अरिथमेटिक में एक चैप्टर उठाना है और उसे 2 दिन 3 दिन के अंदर क्लियर कर लेना है, ठीक है। इस तरह से 2-3 चैप्टर्स जो है वो जो आपको इजी लगते हैं, मैं अभी वीक वालों की बात कर रहा हूँ, जो आपको इजी लगते हैं उसमें से कोई 4 चैप्टर चूज़ कर लीजिए, ठीक है। इसके बारे में और डिस्कस अगर मैं करूँ तो अरिथमेटिक में खास करके जो पूछा जाता है वो क्या है आपका, देखिए CISI से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है। आप देखेंगे कि इससे आपके एज से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। एज का भी क्वेश्चन आप एज का भी चैप्टर लगा सकते हैं। नाउ एवरेज का भी एक चैप्टर लगा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमेशा आपको मिलेगा वो है एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ठीक है ना। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। एक और चैप्टर आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आपके लिए वर्क इन टाइम, ठीक है ना, सॉरी टाइम इन वर्क। टाइम एंड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नो आप इन चैप्टर्स को चूज़ कर सकते हैं और इनके साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार एक मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन आ जाता है जो आपके सिर्फ फार्मूला बेस्ड होते हैं, उसमें 2 फार्मूले लगते हैं, और अगर दोनों फार्मूले आपके याद हैं तो एक फार्मूले से निकाला उसको दूसरे फार्मूले पुट किया, देन वो आपके आंसर आ गए। तो ये रहता है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन के सभी फार्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से फार्मूले इसमें अप्लाई होंगे उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ अगर आप इसमें से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी निकाल लेते हैं तो 35 क्वेश्चन के नियर अबाउट आप पहुँच गए। आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो देखिए 100% क्वेश्चन तो कोई सॉल्व करेगा भी नहीं जल्दी, लेकिन अगर आप वीक हैं और 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले रहे हैं तो आप कहाँ के वीक रह गए। तो ये स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। नाउ आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। क्वांट जिनका स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा उनके लिए भी कि वो अगर डेली ये प्रैक्टिस करते हैं, ये 3 चीज़ अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो उनके जो स्ट्रांगनेस है उसमें जाहिर सी बात है बढ़ोतरी ही होगी, कमी नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग में आप देखिए इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी आता है 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। सिलॉग आता है 3 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन, इसलिए मैंने 3 से 5 लिखा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। सिलॉलिज्म में मैं बता दूं 2 साल पहले 3 क्वेश्चन आया था, उसके बाद 2 साल से लगातार 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। सिलॉग में बहुत हाई फाई सिलॉग नहीं जाना है, ठीक है। और देखिए रीजनिंग में भी जो आप PO RRB PO की जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, जो अभी आप देखते हैं कि एकदम इन्वेंटेड क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी नए पैटर्न यूज़ किए जाते हैं। देखिए GBO की एक स्पेशल बात है, ठीक है ना, कोई नए खास करके बहुत नए पैटर्न का इस्तेमाल नहीं होता है GBO में, ठीक है। थोड़े ओल्ड पैटर्न चलते हैं। अगर मैं बात कहूँ कि अगर RRB PO के जो 18-19 में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन जो है वो GBO में मोस्ट प्रॉब्ली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 2021 में GBO के पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम पैटर्न के क्वेश्चन उठा के दे देगा, उसका हार्डनेस लेवल आपको मिलेगा, ठीक है ना। चूंकि GBO है तो हार्डनेस लेवल तो आपको मिलेगी, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा है। कोई इन्वेंटेड क्वेश्चंस उसमें GBO में कोई इन्वेंटेड क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, इन्वेंटेड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे थे इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सिलोलिज्म आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, पुराने पैटर्न वाले ही मिलेंगे, बहुत नया पैटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको कभी कभी रिवर्स दे देता है, ठीक है ना। सिलोलिज्म के क्वेश्चंस रहते हैं और जिनके आपको आंसर ढूंढने होते हैं, या आंसर रहते हैं जिनके आपको मतलब एक्सप्लेनेशन रहता है, जिनके आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो इस तरह का सिलोलिज्म एक बार देखा गया है, लेकिन बाकी टाइम ऑल टाइम जो सिलोलिज्म होते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इजी लेवल के मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत टेढ़ा नहीं आता है, इजी लेवल का आता है, यानी कि कह सकते हैं मॉडरेट लेवल तक आपको कोडिंग डिकोडिंग मिल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की इसकी अब मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है ना। रीजनिंग की अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, जो आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं हर एक कमेंट को नोट करूँगा और उसके हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के भी 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो है वो आपके पज़ल के फॉर्म में आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। इनपुट आउटपुट देखिए, इनपुट आउटपुट एक बार नहीं आया है, ठीक है, और 2 बार आया है, ठीक है। यानी कि 2 बार जब भी आया है तो 5-5 क्वेश्चन के साथ आया, एक बार इन्होंने इनपुट आउटपुट दिया ही नहीं था। तो थोड़ा बहुत ये एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो असर्शन रीज़न कॉज एंड इफेक्ट है, ये ज़रूर आता है। या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये 5 क्वेश्चंस आते हैं जो असर्शन रीज़न रहता है, ठीक है। और एक आपको डाटा सफिशिएंसी 100% मिलेगा। होगा क्या कि दो चीज़ें दे देगा और पूछेगा कि मतलब 2 स्टेटमेंट आपको दे देगा और दोनों स्टेटमेंट से आपको बताना होगा कि क्या दोनों से सॉल्व हो सकता है या नहीं। आप आई होप डाटा सफिशिएंसी के बारे में आप जानते होंगे। नो, पज़ल तो आपको पता है, पज़ल हमेशा आता है। पज़ल के 5 क्वेश्चंस होते हैं, 3 से 4 सेट आपको मिल जाएंगे, कभी कभी 3 सेट और कभी कभी 4 सेट। तो ये आपस में थोड़े बहुत अरेंज होकर के ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। देखिए, इनइक्वालिटी, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ये आपको 100% तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है आपको नंबर गेनिंग है। सबसे लास्ट में जब भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो ये जो मिसलिनियस पार्ट्स हैं इनको आप पहले लगाएं और सबसे लास्ट में पजल को टच करें, ठीक है। देखिए, ये आपका प्री एग्ज़ाम नहीं है, RRB PO का प्री एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है ना। आपको ये समझना होगा, तो आपको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। प्री की स्ट्रेटजी कुछ और होती है, ठीक है, और मेंस की स्ट्रेटजी कुछ और होती है। ये RRB PO वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो देख रहे हैं स्ट्रेटजी वाइज अगर देखना चाहें तो प्री की स्ट्रेटजी कुछ और होती है और मेंस की स्ट्रेटजी जस्ट उसका उल्टा होती है। नो, आप क्या करेंगे, पज़ल सबसे लास्ट में इसलिए अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपको नंबर गेन हो चुका है। अगर आपके एक ही पज़ल सॉल्व हो पाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पज़ल में ही फंसे रह गए, बाकी चीज़ें छोड़ दिया तो काफ़ी लॉस हो सकता है। इसलिए पज़ल आपको लास्ट में अटैम्प्ट करना है, ठीक है। आपके सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाएं देन फिर आप पज़ल को अटैम्प्ट कर सकते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं आपको क्वेश्चंस कैसे और कौन से क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में अटैम्प्ट करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब फिर बात कर लेते हैं कि
डेटा इंटरप्रिटेशन की बात हो गई, रीजनिंग की बात हो गई। हिंदी की जो हिंदी इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें मैं आपको हिंदी इंग्लिश के सेपरेट टॉपिक्स बताऊंगा, और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर, खास करके फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत हर एक टॉपिक आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बता दूँ तो दिक्कत हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट का इसका, ताकि आपको और डिटेल में मैं कवर कर सकूं। तब तक के लिए गुड बाय।